नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र जसूजा, व्याख्याता शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आज आपको व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत अध्याय क्रमांक 2 प्रबंध के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। इस अध्याय से हमें न केवल वस्तुनिष्ठ बल्कि व्याख्यात्मक प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आज हम समझते हैं प्रबंध के सिद्धांत। आपको जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण लगे आप उत्तर पुस्तिकाओं में उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। मैं आपको समझाते समय यह स्पष्ट रूप से बताऊंगा कहाँ कहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है और कहाँ कहाँ व्याख्यात्मक। यदि आपको कोई बाद में परेशानी आती है, डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपका वो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम मिलकर शुरू करते हैं प्रबंध के सिद्धांत। आइए बच्चों, हम आज मिलकर समझते हैं व्यवसाय विषय के अंतर्गत अध्याय क्रमांक 2 प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ बच्चों वह मार्गदर्शक नियम परंपराएं जो कि प्रबंध समिति द्वारा प्रबंध के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। यह प्रबंधकों के लिए सामान्य मार्गदर्शक का काम करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा कई सारे विद्वानों द्वारा दी गई है। हम पुस्तक में से किसी भी एक परिभाषा को ले सकते हैं। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं पीके घोष द्वारा दी गई परिभाषा। प्रबंध के सिद्धांत उस बुनियादी सत्य के कथन होते हैं जो प्रबंध संबंधी निर्णयन तथा कार्य मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। आइए अब हम समझते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 4 पहली प्रकृति है गतिशीलता। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत में गतिशीलता पाई जाती है। यदि परिवेश में आवश्यक परिवर्तन होते हैं तो परिवेश में हुए परिवर्तनों के अनुरूप प्रबंध समिति प्रबंध के सिद्धांतों में भी आवश्यक परिवर्तन कर सकता है और करता भी है। यदि शोध के कारण यानी रिसर्च जो होती है या परीक्षण जो होते हैं उस कारण से अगर कोई हमें आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो हम प्रबंध के सिद्धांतों में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत में गतिशीलता पाई जाती है। प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होते हैं, ना कि स्थिर। लोचता, ये बच्चों प्रबंध के सिद्धांत की अगली विशेषता है कि प्रबंध के सिद्धांत जो है लोचशील होते हैं। हम उसमें आवश्यक परिवर्तन जब चाहे जब कर सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नहीं होते। हम उनमें आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। 7 सर्वप्रयुक्त। प्रबंध के सिद्धांत हर क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक किसी भी प्रकार का उपक्रम हो, हम प्रबंध के सिद्धांत का वहाँ पर
उपयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक उपक्रम या गैर व्यावसायिक उपक्रम सभी क्षेत्रों में प्रबंध के सिद्धांत उपयोग में लाए जाते हैं। सामान्य मार्गदर्शक। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध समिति के लिए सामान्य मार्गदर्शक का काम करते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जहाँ जहाँ मार्गदर्शन की आवश्यकता है, प्रबंध के सिद्धांत वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रबंध समिति इन सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेती है और उद्देश्य की पूर्ति करती है। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत अपने अनुभवों और शोध के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो प्रबंधक कई वर्षों तक सफल प्रबंधक रहे हैं, वे अपने अनुभव हमें शेयर करते हैं, साझा करते हैं और वही बन जाते हैं प्रबंध के सिद्धांत। जैसे कि F.W. टेलर, हेनरी फ्यूल, ये सफल प्रबंधक रहे हैं और इन्होंने अपनी सफलता के जो सूत्र थे हमें बताए और आज वो प्रबंध के सिद्धांत के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। आइए बच्चों, मिलकर समझते हैं अब प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता या महत्व। अर्थात यदि कोई उपक्रम में प्रबंध समिति प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग करती है तो उन्हें क्या लाभ मिलते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला महत्व है कार्यकुशलता में वृद्धि। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत यदि हम उपयोग में लाते हैं तो हमारे अधीनस्थों, अधिकारियों की कार्यकुशलता में निरंतर वृद्धि होती है, क्योंकि ये कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान बताते हैं और इन सिद्धांतों के उपयोग से उनकी कुशलता दिन प्रतिदिन विकसित होते जाती है। यदि विकट समस्या है तो प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार हम उन्हें प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे कुशलता में वृद्धि होती है। कार्यप्रणाली के विकास में योगदान। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांतों में मार्गदर्शक तत्व होता है। प्रबंधक समस्याओं के समाधान के लिए या किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रबंध के तीनों स्तर में कार्यप्रणाली के विकास में योगदान मिलता है और हम निश्चित समय सीमा में उद्देश्य की पूर्ति कर पाते हैं। प्रशिक्षण में सुविधा। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत यह बताते हैं कि किस किस अवस्था में किस प्रकार का प्रशिक्षण कराया जाना है। कार्य पर प्रशिक्षण या कार्य के बाहर परीक्षण, अर्थात ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। प्रबंध उसी के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था कराती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रशिक्षण का विकास हुआ। यह प्रबंध के सिद्धांतों का ही परिणाम है। प्रबंध की शोध में रुचि। बच्चों, आजकल अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। यदि प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो हमें नए नए डिज़ाइन, नए नए कलर, नए नए सेवाएं, नए नए फीचर, नए नए उत्पाद लाने होंगे, जो केवल शोध द्वारा संभव होते हैं।
प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध समिति में शोध की रुचि उत्पन्न करती है। जो जो शोध होंगे वैसे वैसे हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। भौतिक तथा मानवीय संसाधनों में समन्वय। प्रबंध के सिद्धांत समन्वय पर अत्यधिक बल देते हैं। भौतिक तथा मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित करने में प्रबंध के सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो, अपव्यय ना हो। हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध का सिद्धांत। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में दो विद्वानों के सिद्धांत हैं। एक हेनरी फ्योल के सिद्धांत और दूसरा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के सिद्धांत। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। आइए सबसे पहले हम हेनरी फ्योल का संक्षिप्त जीवन परिचय समझते हैं। बच्चों, हेनरी फ्योल का जन्म सन 1841 में हुआ। सन 1880 में ये स्नातक हुए और एक बड़ी कोयला कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्य करने लगे। सन 1988 में ये प्रबंध संचालक बने और अगले 30 वर्षों तक इसी पद पर रहे। इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर सन 1916 में फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित की। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद 1929 में हुआ, जिसका शीर्षक था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इनकी मृत्यु 1925 में हुई। हेनरी फ्योल द्वारा जो कुल 14 सिद्धांत दिए गए, उनमें से प्रथम है कार्य विभाजन का सिद्धांत। बच्चों, हेनरी फ्योल के अनुसार एक उपक्रम में जहाँ पर कोई जटिल प्रक्रिया से उत्पादन हो रहा हो, वहाँ पर एक बड़े कार्य को कुछ निश्चित हिस्सों में विभाजित करने की सलाह दी गई। एक बड़े कार्य को निश्चित भागों में बांटा जाए और फिर प्रत्येक अलग अलग भाग को अलग अलग कर्मचारी को आवंटित किया जाए, जो जिस कार्य का एक्सपर्ट हो, जिसको जिस कार्य में रुचि हो, अनुभव हो, उसको वाला कार्य दिया जाए। इससे कार्य में विशिष्टीकरण का लाभ संस्था को मिलेगा। उत्तरदायित्व का सिद्धांत। बच्चों, हेनरी फ्योल द्वारा कुल 14 सिद्धांत दिए गए, जिसमें से दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। हेनरी फ्योल के अनुसार कर्मचारियों को जब कार्य आवंटित किया जाता है तो उन्हें न केवल आवश्यक अधिकार दिए जाने चाहिए, वहीं उत्तरदायित्व भी स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए, जिससे कोई भ्रम की स्थिति ना हो। बिना अधिकार के उत्तरदायित्व को निभाना संभव नहीं हो पाता है। अतः प्रत्येक कर्मचारी के अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों ही स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए। अनुशासन का सिद्धांत। बच्चों, हेनरी फ्योल द्वारा जो अगला सिद्धांत हमें दिया गया वो है अनुशासन का सिद्धांत। उनके अनुसार
सफलता अर्जित करने के लिए प्रत्येक उपक्रम में अनुशासन का होना अत्यधिक आवश्यक है। आज्ञा पालन, क्रियान्वयन, व्यवहार आदि सभी क्षेत्रों में अनुशासन का होना अति अनिवार्य है। प्रबंध समिति को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि संस्था में अनुशासन बना रहे। आदेश की एकता का सिद्धांत। हेनरी फ्योल के अनुसार एक उपक्रम में प्रत्येक समूह के कर्मचारी को आदेश देने वाला अधिकारी एक ही होना चाहिए। यदि एक कर्मचारी को भिन्न भिन्न व्यक्ति आदेश देंगे तो उस कर्मचारी को भ्रम की स्थिति होगी। अतः आवश्यक है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी आदेश दे, जिससे वो उत्तरदायित्व का निर्वाह भली भांति कर सके। निर्देश की एकता का सिद्धांत। बच्चों, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रत्येक समूह के कर्मचारी को निर्देश देने वाला अधिकारी एक ही होना चाहिए। यदि निर्देश देने वाले अधिकारी अलग अलग होंगे तो कर्मचारी भ्रम में बना रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि निर्देश केवल एक ही अधिकारी द्वारा दिया जाए, जिससे कि कर्मचारी समय पर अपना कार्य पूर्ण कर सके। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। जहां कर्मचारियों से अपन काम लेते हैं, वे अपना उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, तो ये अत्यधिक आवश्यक है कि कर्मचारियों को पारिश्रमिक उचित मात्रा में दिया जाए। हेनरी फ्योल ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी का पारिश्रमिक उचित होना चाहिए। उन्हें कम पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं तो असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी और कार्य में बाधाएं भी आएंगी। टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में दो विद्वानों के सिद्धांत हैं, जिसमें दूसरा है F.W. टेलर द्वारा दिए गए वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। आइए अब हम मिलकर समझते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। आइए हम सबसे पहले देखते हैं फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का संक्षिप्त परिचय। बच्चों, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का जन्म 1856 में फिलाडेल्फिया, यूएसए में हुआ। सन 1874 में एक स्टील कंपनी में उन्होंने मैकेनिक के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य के साथ साथ उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और वो धीरे धीरे पदोन्नति प्राप्त करते गए। वे लिपिक, गैंग बॉस, फोरमैन, मास्टर मैकेनिक बने और 1884 में वे उस कंपनी में कार्यकारी अधिकारी बन गए। इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर 1911 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसका शीर्षक था वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। टेलर की मृत्यु 1915 में हुई।
आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध से क्या आशय है। हमने प्रबंध तो सुना है, लेकिन ये वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, आइए हम मिलकर समझते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। आइए बच्चों, अब हम वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा लेते हैं। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा है, वैज्ञानिक प्रबंध का कार्य संगठित अध्ययन है, कार्य के सरलतम भागों का विश्लेषण है तथा कार्य के प्रत्येक भाग में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का विधिवत सुधार है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, आइए हम मिलकर समझते हैं टेलर द्वारा दिए गए वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में आ सकता है। जैसे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बताइए। पहला सिद्धांत है विज्ञान न कि अंगूठा टेक नियम। बच्चों, टेलर के अनुसार विज्ञान एक पद्धति है, न कि अंगूठा टेक नियम। उनका विश्वास था कार्य क्षमता में अधिकतम वृद्धि वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाकर की जा सकती है। उनके अनुसार जो परंपरागत विधियां उपयोग में लाई जा रही थी, उनके जगह पर हमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे उत्पादन प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से उपयोग में लाई जाएगी और बेहतर उत्पादन होगा। सहयोग न कि टकराव। टेलर के अनुसार संस्था में सहयोग की भावना होनी चाहिए। यदि टकराव, मतभेद रहे तो वहां पर उत्पादन नहीं होगा, बल्कि हड़ताल, तालेबंदी की स्थिति देखने को मिलेगी। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक उपक्रम में प्रबंध इस प्रकार के अरेंजमेंट्स करे, व्यवस्था करे कि सभी के बीच में सहयोग की भावना हो, मधुर संबंध हो, अनुकूल स्थितियां बनी रहे। इससे शांतिपूर्वक कार्य होगा। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को, प्रत्येक कर्मचारी को व्यक्तिवाद की जगह सहयोग की भावना को महत्व दिया जाना चाहिए। सहयोग की भावना अगर हमारे बीच होगी तो सभी समूह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। व्यक्तिगत सफलता की राह में एक रोड़ा होगी। अतः इस प्रकार के अरेंजमेंट्स प्रबंध समिति को करने चाहिए कि संस्था में सभी के बीच में सहयोग हो। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध की एक विशेषता है, वैज्ञानिक प्रबंध सभी कर्मचारियों के बीच कुशलता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बल देती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास होता है और जिससे समृद्धि निरंतर आते जाती है। अतः आवश्यक प्रशिक्षण, व्यक्तिगत विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम निरंतर किए जाने चाहिए।
वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें यानी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के अलावा टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें भी प्रस्तुत की गई। हमें परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध की कोई 3 तकनीक या कोई 4 तकनीक बताइए। तो हम वहाँ पर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें लिखेंगे। कार्यात्मक फोरमैनशिप। टेलर के अनुसार उत्पादन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि श्रम विभाजन के आधार पर, विशिष्टीकरण के आधार पर उत्पादन किया जाता है तो बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक है कि हम अलग अलग 8 फॉरमैन नियुक्त करें। प्रत्येक श्रमिक को इन 8 फॉरमैन से आदेश लेने होंगे और इनके निर्देश भी इनको लेने होंगे, जिससे प्रत्येक क्षेत्र में वे उत्पादन बहुत अच्छा कर पाएंगे। कार्य का प्रमाणीकरण एवं सरलीकरण। टेलर के अनुसार एक कार्य को करने की अलग अलग विधियां होती हैं। हमें उत्पादन शुरू करने से पूर्व सभी विधियों का विश्लेषण करना चाहिए और जो विधि आदर्श हो फिर उसी के अनुसार उत्पादन करना चाहिए। ये आदर्श विधि का चयन हम 4 प्रकार के अध्ययन करके करते हैं। ये 4 अध्ययन है: समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और कार्यविधि अध्ययन। इन अध्ययनों को करने के उपरांत परिणाम निकाले जाते हैं और जो आदर्श विधि होती है हम उससे उत्पादन करते हैं। पहला है समय अध्ययन। बच्चों, इस अध्ययन के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस विधि से करने में कितना समय लगता है। एक सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति एक कार्य विशेष को करने में कितना समय लगाता है, हम इसको नोट करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, जिससे कि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके और अंत में हम इस बात का पता कर सकें कि किस विधि में समय कम लगता है। गति अध्ययन। बच्चों, जब कर्मचारी उत्पादन कर रहा हो तो ऑब्जर्वर इस बात को नोट करते हैं कि किस विधि में किस प्रकार के मूवमेंट्स कर्मचारी को करना पड़ रहे हैं। अनावश्यक या अनिर्देशित गति के द्वारा कार्य तो नहीं हो रहा, जिससे कि कार्य करने की सर्वश्रेष्ठ विधि का अपन पता कर सकें। थकान अध्ययन। बच्चों, जैसा कि बताया गया, उत्पादन करने की अलग अलग विधि होती है, तो हम अध्ययन के द्वारा यह पता करने की कोशिश करते हैं कि किस विधि में सबसे कम थकान हुई। जिस विधि में कर्मचारी को कम से कम थकान महसूस होती है हम उसको प्राथमिकता देंगे, जिससे कि वर्ष भर कर्मचारी बिना थकावट के उत्पादन कर सके। कार्यविधि अध्ययन। बच्चों, इस अध्ययन के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया का व्यापक अध्ययन किया जाता है कि किस विधि में संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें अपव्यय यानी स्क्रैप कम से कम हो रहे हैं, वो विधि अच्छी मानी जाएगी, जिससे कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो सके। तो बच्चों, ये चारों अध्ययन करने के उपरांत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और फिर सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन हम कर लेते हैं। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति। बच्चों, श्रमिकों को
उनके कार्यों के बदले मजदूरी दी जाती है, तो प्रबंध समिति के लिए आवश्यक है कि वे मजदूरी का भुगतान उनके कार्य को देखते हुए करे। जो कर्मचारी ज़्यादा और अच्छा काम करे उसे ज़्यादा मजदूरी, और जो कम काम करे उसे कम मजदूरी मिले। ये अभिप्रेरणा का कार्य भी करेगी। श्रमिक अधिक मजदूरी लेने के लिए अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास करेंगे। इस पद्धति के उपयोग से श्रमिक अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हमने इसके पहले फेयोल और टेलर के सिद्धांत को देखा। अब हम एक नया प्रश्न समझने जा रहे हैं, फेयोल और टेलर के सिद्धांतों में अंतर, अर्थात फेयोल और टेलर के सिद्धांतों में क्या क्या असमानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, ये हम समझेंगे। परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि फेयोल और टेलर के सिद्धांत में जो असमानता है कोई 4 बताइए। तो हम उन दोनों के बीच में जो असमानता है वो बताएंगे। पहली असमानता है अध्ययन का केंद्र बिंदु। बच्चों, टेलर का अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक था, वहीं फेयोल का अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंध था। यानी टेलर द्वारा श्रमिकों के ऊपर ज़्यादा अध्ययन किया गया। श्रमिकों के अध्ययन करने के बाद उन्होंने सिद्धांत दिए, जबकि टेलर ने प्रबंध के ऊपर विस्तार से अध्ययन करने के बाद अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। विशेषज्ञता। बच्चों, टेलर कुशलता विशेषज्ञ माने जाते हैं और वहीं फेयोल प्रबंध विशेषज्ञ माने जाते हैं। पृथक पृथक पक्ष। बच्चों, टेलर ने कारखाना प्रबंध और उत्पादन के पहलू को अधिक महत्वपूर्ण माना, अर्थात उन्होंने कारखाना प्रबंध, फैक्ट्री मैनेजमेंट, उत्पादन आदि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना, जबकि हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। विचारधारा। टेलर की विचारधारा सैद्धांतिक मानी जाती है, जबकि फेयोल की विचारधारा को व्यवहारिक माना जाता है। मानव समूह। टेलर ने व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया, जबकि हेनरी फेयोल ने श्रमिकों के समूहों का अध्ययन किया। अब बच्चों, हम समझने जा रहे हैं टेलर और फेयोल के सिद्धांतों में समानताएं, यानी सिमिलरिटीज, अर्थात टेलर और फेयोल के सिद्धांत में क्या क्या समानताएं हैं। अब हम उसको समझेंगे कि दोनों ने एक समान बातें कौन कौन सी कही हैं। बच्चों, टेलर और फेयोल दोनों ने ही प्रबंध की दशाओं को सुधारने का प्रयास किया। दोनों ने यह माना कि लक्ष्य की प्राप्ति समय पर करने के लिए प्रबंध समिति को दशाओं में आवश्यक सुधार करना ही होगा। टेलर और फेयोल दोनों ने विवेकपूर्ण तथा व्यवस्थित आधार प्रदान करने के लिए जोर दिया। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को और फेयोल ने समान सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिससे कि उपक्रम में विवेकपूर्ण और व्यवस्थित आधार मिल सके। बच्चों, दोनों ने कई वर्ष उद्योग में काम करने के उपरांत अपने अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किए। यानी दोनों के सिद्धांत व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर तैयार किए गए हैं। मानवीय व्यवहार। बच्चों, टेलर और फेयोल ने मानवीय व्यवहार पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक सफलता को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंध समिति को मानवीय व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, टेलर और फेयोल कुशल प्रबंध हेतु
प्रबंध के सिद्धांत उपयोग में लाने के लिए सदैव कहते थे। उन्होंने कहा कि यदि हम कुशलतापूर्वक प्रबंध करना चाहते हैं तो प्रबंध के सिद्धांतों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उनके पालन करने और विकास करने पर भी बल दिया। तो बच्चों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। हमें जो भी कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैंने बीच बीच में आपको बताया कि कहाँ कहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मान लो एक प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ आता है कि हेनरी फ्यूल द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए, तो आपको उत्तर देना है 14। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? F.W. टेलर। तो इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं, तो आप इसको नोट करिए और अच्छे से अंक प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।